नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए सीटेट और टेट के लिए शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से और अच्छे स्कोर से हो सकेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुनर्बलन, पुरस्कार और दंड। इसके बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। आप अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, कोई अधिगम गतिविधि है, उसमें आप किसी स्टूडेंट को लगातार दंड दे रहे हैं या पुरस्कार दे रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सही बताना है कि 96 का आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों बताइए, सही आंसर है दोस्तों बी। अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम होती है। यदि कोई चीज़ आप लगातार देंगे, लगातार दंड देंगे या पुरस्कार देंगे, तो अधिगम में उसकी स्वाभाविक रुचि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन आपके सामने सीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेनेशन आपको और बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कह रहा है, बच्चे को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने की लगातार पुरस्कार देने या दंड का प्रयोग करने से अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि या जिज्ञासा में कमी होती है। सिंपल सी बात है, कोई आप चीज़ रिपीट करेंगे बार बार, यदि आप बार बार उसको पुरस्कार देंगे तो उसका वैल्यू, उसकी जो खुशी होगी पुरस्कार प्राप्त करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लगातार पुरस्कार या दंड देने से उसका निष्पादन पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता जाता है और प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या दंड की प्राप्ति आशंकित रहते हैं। इसलिए स्किनर ने भी आंशिक पुनर्बलन को अधिगम के लिए बेहतर माना है। स्किनर महोदय हैं जो वो क्या कहते हैं, आंशिक पुनर्बलन अधिगम के लिए बेहतर मानते हैं। स्किनर महोदय, ये चीज़ स्किनर महोदय ने हम लोगों को बताई है कि वो कहते हैं कि आंशिक जो पुनर्बलन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अधिगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन होता है, शारीरिक दंड होता है और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ये तीनों पुनर्बलन के प्रकार हैं। सही आंसर है डी चौथा, इनमें से कोई नहीं। यह हरियाणा टेट में आ चुका है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट फ्रेम कर सकेंगे, बना सकेंगे और आप अच्छा स्कोर डेफिनेट रूप से आगामी परीक्षाओं में गेन करेंगे। कह रहा है, पुनर्बलन के निम्न प्रकार हैं। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जिसमें शाबाशी देना या प्रशंसा करना होता है, शारीरिक या दंड देना। तीसरा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, जिसमें हम डांटते हैं किसी बच्चे को। तो ये 3 आपके पुनर्बलन के प्रकार हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सकारात्मक दंड का उदाहरण है। तो 98 का दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए। 98 का सही है ए, मित्रों के द्वारा उपहास। मित्रों के द्वारा उपहास करना एक सकारात्मक दंड का उदाहरण है, क्योंकि यदि मित्र बेइज्जती करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बालक है वो मोटिवेट हो जाता है, वो अपने आप को सही करने की कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने दोस्तों के सामने इज्जत बनाऊंगा और अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो बालक को अभिप्रेरित करने के लिए कई साधन होते हैं, सकारात्मक साधन, नकारात्मक साधन और नकारात्मक दंड। तो देख लीजिए आप, नकारात्मक जो साधन में प्रशंसा शाबाशी आती है, जिसको हम प्रशंसा शाबाशी देकर बालक को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। और सकारात्मक दंड में उपहास हो सकती है, हंसी हो सकती है। सकारात्मक दंड में दोस्तों शारीरिक दंड भी हो सकता है, डांटना भी हो सकता है। और ये नकारात्मक दंड के अंतर्गत भी आता है शारीरिक दंड और डांटना। तो कह रहा है, मित्रों के द्वारा उपहास से बचने के लिए बालक सीखने का प्रयास करता है या बुरी आदत छोड़ देता है, इसलिए सकारात्मक दंड कहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब भी हम बचपन में छोटे थे तो अपने आप को अपने दोस्तों के सामने अपने को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते थे। तो वो एक सकारात्मक पुनर्बलन का एक रूप है, जिससे हम अपने आप मोटिवेट होते थे अपने आप को सही रखने के लिए, कि हम अपने आप को अपने दोस्तों के सामने अच्छा श्रेष्ठ दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, प्रतिक्रिया का ब्लॉफ होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है। 99 का सही आंसर दोस्तों क्या है, आंशिक पुनर्बलन। डी, आंशिक पुनर्बलन के बाद प्रतिक्रिया का ब्लॉफ होना कठिन होता है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, आंशिक
कह रहा है प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्वलन के बाद कठिन होता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रतिक्रिया का जो विलोप होना है आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन होता है, क्योंकि आंशिक पुनर्वलन कई सही अनुक्रियाओं को उपरांत दिया जाता है तथा कुछ सही अनुक्रियाओं पर पुनर्वलन नहीं दिया जाता। यही कारण है कि निरंतर पुनर्वलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्वलन अधिक प्रभावी होता है। इसलिए हमें आंशिक पुनर्वलन ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, ना कि परमानेंट पुनर्वलन कि बार बार आप उसको पुनर्वलन दे रहे हैं, बार बार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बार बार उसको दंड दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है। तो दोस्तों दंड एक नकारात्मक पुनर्वलन या ऋणात्मक पुनर्वलन कह सकते हैं, लेकिन स्किनर महोदय जो दंड को है कोई पुनर्वलन नहीं मानते हैं। स्किनर जो महोदय उन्होंने दंड को कोई पुनर्वलन नहीं माना है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये सुपर टेट में आ चुका है क्वेश्चन, जो पहली बार 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी। कह रहा है पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे उद्दीपक की प्रस्तुति जो अनुक्रिया को दोहराने की प्रयोक्ता बढ़ाता है, पुनर्वलन कहलाता है। दोस्तों पुनर्वलन का मतलब ये है कि हम यदि पुनर्वलन दे रहे हैं तो मोटिवेट हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं उस क्रिया को करने के लिए बार बार। पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत क्या आता है, धनात्मक पुनर्वलन में उपस्थित अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रयोक्ता बढ़ती है। मतलब आप पॉजिटिव पुनर्वलन देंगे, जैसे पुरस्कार, भोजन, प्रशंसा आदि करेंगे तो बार बार वो प्रेरित होगा और बार बार उसको करने की कोशिश करेगा। ऋणात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत ऋणात्मक पुनर्वलन के हटाए जाने से अनुक्रिया दोहराए जाने की प्रयोक्ता बढ़ जाती है, जैसे निंदा, शोर आदि करना। कह रहा है दंड और ऋणात्मक पुनर्वलन में मुख्य अंतर यह है कि ऋणात्मक पुनर्वलन किसी अपेक्षित अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रयोक्ता बढ़ाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया के घटित होने की प्रयोक्ता को कम करता है। इसलिए स्किनर ने दंड को ऋणात्मक पुनर्वलन नहीं माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दंड को ऋणात्मक पुनर्वलन नहीं माना है, स्किनर महोदय ने नहीं माना है। एक्सप्लेनेशन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं, बताइए। दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं, तो ये व्यवहारवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर है ए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है दंड और प्रोत्साहन व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान स्किनर, जो व्यवहारवादी स्किनर कौन कैसे थे, व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने दंड और प्रोत्साहन को हम पुनर्वलन भी कहते हैं, दंड और प्रोत्साहन पुनर्वलन को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना है। जो स्किनर थे वो व्यवहारवादी थे, इन्होंने प्रोत्साहन या पुनर्वलन को अधिगम के लिए क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है एक बच्ची को हर सही उत्तर देने के लिए 1 स्टार मिलता है, किसी सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जाता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का प्रयोग किया जा रहा है आपको बताना है। 102 का सही आंसर है दोस्तों डी, निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है यदि एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है तो इसका मतलब है कि निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची का प्रयोग किया जा रहा है। निश्चित अनुपात अनुसूची में कुछ निश्चित प्रतिक्रियाओं के उत्सर्जन के बाद पुनर्वलन दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। निश्चित अनुपात अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, निश्चित अनुपात अनुसूची में कुछ निश्चित प्रतिक्रियाओं के उत्सर्जन के बाद पुनर्वलन दिया जाता है। जिस तरह से उसको हर एक क्वेश्चन के आंसर सही मिलने के बाद स्टार दिया जाता है, तो उसको कुछ निश्चित प्रक्रियाओं के बाद क्या दे रहे हैं, हम लड़की को पुनर्वलन दे रहे हैं स्टार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। 103 क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है, तो सही आंसर है 103 का सी, सुदृढ़ीकरण। क्या होता है दोस्तों, सुदृढ़ीकरण। एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए। कह रहा है एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना पुनर्वलन या शुद्धिकरण कहलाता है। रेनफोर्समेंट पुनर्वलन या शुद्धिकरण कहलाता है। पुनर्वलन से आशय, पुनर्वलन से क्या मतलब है, पुनर्वलन से मतलब है ऐसे उद्दीपक को प्रस्तुत करना या हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। पुनर्वलन के अंतर्गत प्रशंसा, भौतिक पुरस्कार, तेज, शोर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। निम्न से द्वितीय पुनर्वलन का उदाहरण है। सेकेंडरी पुनर्वलन का उदाहरण क्या है दोस्तों, धन एक सेकेंडरी पुनर्वलन का उदाहरण है। सही आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है धन, मनी द्वितीय पुनर्वलन का उदाहरण है।
जबकि आइसक्रीम, पोशाक, रस, भोजन आदि प्राथमिक, ये सब चीज़ें भोजन, रस आदि प्राथमिक पुनर्भरण का उदाहरण है। प्राथमिक पुनर्भरण बालक की जैविक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो प्राथमिक पुनर्भरण क्या करते हैं, बालक की जैविक अवस्थाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जबकि द्वितीय पुनर्भरण बालक के सामाजिक नैतिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, द्वितीय पुनर्भरण, जो द्वितीय पुनर्भरण बालक के नैतिक सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। गौण या द्वितीय पुनर्भरण को परिभाषित करते हुए, जो द्वितीय पुनर्भरण उसको गौण भी कह सकते हैं हम। गौण या द्वितीय पुनर्भरण को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि वह उद्दीपक या उत्तेजक जो वास्तव में पुनर्भरण नहीं होता किंतु बार बार पुनरावृत्ति के कारण प्रबलन बन जाता है, द्वितीय पुनर्भरण कहलाता है। बहुत ज़रूरी दोस्तों, जो द्वितीय पुनर्भरण है वो सामाजिक और नैतिक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और जो प्राथमिक पुनर्भरण है वो जैविक अवस्थाओं से जुड़ा होता है। जो प्राथमिक पुनर्भरण है वो जैविक अवस्थाओं से जुड़ा होता है और जो द्वितीय पुनर्भरण है वो नैतिक अवस्थाओं से जुड़ा होता है। बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चनों का मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे। आंशिक पुनर्भरण है 105 का आंसर बताइए दोस्तों, आंशिक पुनर्भरण क्या है। आंसर सही है डी, सतत पुनर्भरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी। जो आंशिक पुनर्भरण है वो क्या है, सतत पुनर्भरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने आप देख सकते हैं। कह रहा है आंशिक पुनर्भरण से तात्पर्य कई सही अनुक्रियाओं को उपरांत पुनर्भरण देने से यह सतत पुनर्भरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र किस अनुक्रिया पर पुनर्भरण मिलेगा इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्यों। शारीरिक दंड देने से क्या होता है, यह शिक्षार्थियों में तनाव और डर का भय पैदा करता है। यदि आप शारीरिक दंड देंगे तो उसके अंदर तनाव और डर का भाव पैदा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने आप देख सकते हैं। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि ये शिक्षार्थियों में तनाव डर का भाव पैदा करता है। इसका परिणाम यह है कि छात्र अपने भावनाओं, विचारों आदि को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, जिससे उसका सामाजिक, मानसिक और भाषागत विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक तनाव के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, बताइए क्या हो जाता है। भावना और विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, वो आपसे कह नहीं पाएगा यदि आप उसको डांटेंगे, तो जिससे उसका सामाजिक, मानसिक और भाषागत विकास रुक जाता है। यदि वो आपको बोलना भी चाहेगा तो कुछ कह नहीं पाएगा डर के मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है शब्दों को शाब्दिक, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है। सही आंसर क्या है दोस्तों, डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। यदि आप बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम इसका क्या रिजल्ट है, तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। सही आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है जब बच्चे में कोई गलत कार्य करने की आदत पड़ जाती है तो वह अपने प्रति गलत अवधारणा विकसित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसे नकारात्मक पुनर्भरण या ऋणात्मक पुनर्भरण देकर उसकी आदत या अवधारणा को समाप्त किया जा सकता है। ऋणात्मक पुनर्भरण के अंतर्गत शाब्दिक या अशाब्दिक दंड आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ऋणात्मक पुनर्भरण के अंदर क्या आता है, शाब्दिक और अशाब्दिक दंड किसके अंदर आता है, ऋणात्मक पुनर्भरण के अंतर्गत आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको टेट और सीटेट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, मैं समय पर आके आपके सामने डिस्कशन करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी लेक्चर आपसे छूटे नहीं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सारी चीज़ें, सारे वीडियोज़ आपको फ्री में अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।